जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए 5वीं सदी का भारत। सुबह सुबह की हल्की सुनहरी धूप लाल ईंटों से बने एक बेहद विशाल मठ की भव्य दीवारों पर पड़ रही है। हर तरफ एक रहस्यमयी सा हल्का कोहरा है और भगवा वस्त्र पहने हुए भिक्षु शांति से इन विशाल आंगनों में टहल रहे हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये है प्राचीन नालंदा, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा। ज्ञान के इस ऐतिहासिक सफर में हम दुनिया के इसी सबसे प्रमुख बौद्ध अध्ययन केंद्र की कहानी को गहराई से समझेंगे। 10,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जरा सोचिए, आज से 1500 साल पहले, जब ना तो इंटरनेट था और ना ही फोन, तब दुनिया भर से 10,000 छात्र एक ही परिसर में ज्ञान पाने के लिए आते थे। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। यह हमें बताता है कि नालंदा महज एक साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि ये अपने समय का एक विशाल वैश्विक महानगर था, जहां ज्ञान ही दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा हुआ करती थी। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि ये महाविहार आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक महान बौद्ध मठ, या फिर शिक्षा का एक ऐसा विशाल केंद्र जहां कई सारे आवासीय परिसर एक साथ मौजूद हों। नालंदा सिर्फ कुछ कक्षाओं का समूह नहीं था, ये प्राचीन दुनिया का सबसे शानदार आवासीय शैक्षणिक संस्थान था। एक ऐसा परिसर जहां छात्र और शिक्षक 24 घंटे साथ रहते थे, पढ़ते थे और अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को समर्पित कर देते थे। और सबसे कमाल की बात, ये व्यवस्था लगभग 1000 सालों तक ऐसी ही चलती रही। तो चलिए देखते हैं कि इस महान संस्था का निर्माण आखिर हुआ कैसे। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। इसकी नींव 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। उसके बाद 7वीं शताब्दी आते आते सम्राट हर्षवर्धन ने इसे अपना पूरा संरक्षण दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्ष ने इस महाविहार को चलाने के लिए 100 से भी ज्यादा गांवों का राजस्व दान कर दिया था। और फिर 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल साम्राज्य के दौरान तो इसका अभूतपूर्व विस्तार हुआ। मतलब अलग अलग राजवंश आए और गए, लेकिन ज्ञान के इस मंदिर को सबका अटूट समर्थन मिलता रहा। इस परिसर की वास्तुकला कितनी भव्य थी, इसका अंदाजा 7वीं सदी के चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा था, सजावटी मीनारें और परियों की कहानियों जैसी गुंबदें, वेदशालाएं सुबह के कोहरे में खोई हुई सी लगती हैं और ऊपरी कमरे बादलों से भी ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि ये इमारतें सच में बहुमंजिला थीं। शानदार नक्काशी और बादलों को छूती मीनारें उस समय की इंजीनियरिंग का ये एक अकल्पनीय नमूना था। और इसी भव्यता ने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा। चीन से ह्वेन-त्सांग और इत्सिंग जैसे महान विद्वान यहाँ आए। कोरिया से ह्योंजो ने इस परिसर में एक लंबा समय बिताया। तिब्बत से थॉनमी संभोटा आए, जिन्हें आज हम तिब्बती लिपि बनाने का श्रेय देते हैं। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के श्री विजय साम्राज्य से भी भिक्षु यहाँ आते थे। सच में नालंदा एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ था। एशिया के हर कोने से विद्वान ऊंचे पहाड़ों और गहरे समुद्रों को पार करके इसकी शांतिपूर्ण छतरियों के नीचे अध्ययन करने आते थे। तो आखिर इन हजारों छात्रों का एक आम दिन कैसा होता था? चीनी विद्वान इत्सिंग ने इसका बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। उनके अनुसार दिन की शुरुआत सुबह की एक बड़ी घंटी बजने के साथ होती थी। इसके बाद सभी भिक्षु परिसर में बने 10 विशाल कुंडों के पास जमा होते थे। और हाँ, स्नान करने के भी बेहद सख्त और विस्तृत नियम थे। विशेष प्रकार के स्नान वस्त्रों का उपयोग करना होता था। और ये सब कुछ इतनी शांति और व्यवस्था के साथ होता था कि किसी की एकाग्रता भंग ना हो। ये महज एक दिनचर्या नहीं, बल्कि उनके अनुशासन और ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलिए, अब हम नालंदा के उस हिस्से में चलते हैं जो इसका दिल था, धर्मगंज, जिसे ज्ञान का बाजार या धर्म का हाट भी कहा जाता था। ये नालंदा का वो ऐतिहासिक पुस्तकालय परिसर था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जरा विजुअलाइज कीजिए, ताड़ के पत्तों पर लिखी प्राचीन पांडुलिपियों के विशाल अंबार और उनके बीच मिट्टी के दियों की वो हल्की रहस्यमयी रोशनी, जहां विद्वान आधी रात तक डूबे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। ये इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान संग्रह केंद्रों में से एक था। इस पुस्तकालय के अंदर 3 बहुत ही भव्य बहुमंजिला इमारतें थीं। इनके नाम ही इनकी खासियत बयान कर देते हैं: रत्नसागर, रत्नोदिधि और रत्नरंजक। और इनमें से जो सबसे दिलचस्प और विशाल इमारत थी वो थी रत्नोदिधि।
ग्रंथों के अनुसार रत्नोदिधि 9 मंजिला ऊंची इमारत थी। इसमें लाखों की तादाद में पवित्र ग्रंथ, पांडुलिपियां और दस्तावेज सुरक्षित रखे गए थे। आप इसे उस समय का प्राचीन इंटरनेट कह सकते हैं, जहां दुनिया भर का सारा ज्ञान बस एक ही जगह पर मौजूद था। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हाँ, महायान बौद्ध दर्शन यहाँ के पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष विज्ञान को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। विशाल बरगद के पेड़ों के नीचे बैठे विद्वान सिर्फ वेदों या बौद्ध ग्रंथों पर ही नहीं, बल्कि तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर भी पूरे जुनून के साथ बहस करते थे। ये वाकई में एक बहुत ही एडवांस्ड, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी। अब इतने विशाल पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कितने गुरुओं की आवश्यकता रही होगी? 7वीं शताब्दी के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 1510 शिक्षक थे। और ये कोई साधारण शिक्षक नहीं थे, ये अपने समय के सबसे प्रखर और महान दिमाग वाले लोग थे। इनमें आदरणीय मठाधीश शीलभद्र भी शामिल थे, जिन्होंने स्वयं ह्वेन-सांग को पढ़ाया था। शिक्षकों की इतनी बड़ी फौज हमें बताती है कि नालंदा का स्केल कितना बड़ा था और यहाँ शिक्षा की क्वालिटी पर कितना जोर दिया जाता था। तो फिर इतने बड़े संस्थान को चलाया कैसे जाता था? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नालंदा का प्रशासन पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चलता था। ये प्राचीन भारत की उन्नत प्रशासनिक प्रणालियों का एक जीता जागता सबूत है। अगर कोई भी बड़ा फैसला लेना होता था, तो सभी भिक्षुओं की सहमति जरूरी थी। अगर एक अकेला भिक्षु भी किसी फैसले पर आपत्ति जता देता, तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता था। क्या कमाल का लोकतांत्रिक सिस्टम था, है ना, जहां हर एक आवाज की अहमियत थी। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। 12वीं शताब्दी के अंत तक परिस्थितियां काफी बदलने लगी। 1200 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बख्तियार खिलजी के सैन्य अभियानों के दौरान इस महान महाविहार को भारी विनाश का सामना करना पड़ा। इस दौरान इमारतों को जला दिया गया और इस महान संस्था को ऐसा गहरा नुकसान पहुंचा, जिससे ये फिर कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया। 1000 साल का वो गौरवशाली सफर एक बेहद दुखद मोड़ पर आ गया। इस विनाश के कुछ दशकों बाद साल 1235 ईस्वी में एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामीन इस परिसर में पहुंचे। उन्होंने जो नज़ारा देखा वो वाकई हृदय विदारक था। उन्होंने लिखा, ये काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त और सुनसान था। उनकी देखभाल करने वाला बिल्कुल कोई नहीं था। जहां कभी 10,000 छात्रों की हलचल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और टूटे हुए खंडर बचे थे। उन्हें वहां सिर्फ एक 90 वर्षीय गुरु और उनके कुछ ही छात्र मिले, जो उन भयानक स्थितियों में भी ज्ञान को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे थे। पर कहते हैं ना, ज्ञान को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा की विरासत भी उस राख में खत्म नहीं हुई। जो भिक्षु वहां से अपनी जान बचाकर निकले, वो अपने कपड़ों में छिपाकर उन दुर्लभ पांडुलिपियों को किसी तरह तिब्बत ले गए। आगे चलकर इन्हीं नालंदा के शिक्षकों ने तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रखी। आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा को नालंदा परंपरा के ही एक हिस्से के रूप में देखा और बहुत सम्मान दिया जाता है। इमारतें भले ही गिर गईं, लेकिन विचार पहाड़ों को भी पार कर गए और आज ये महान विरासत एक बार फिर से राख से उठ खड़ी हुई है। 1915 में इन खंडरों की व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई और दुनिया के सामने फिर से इसका शानदार अतीत आ गया। साल 2014 में पास ही के राजगीर में एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने दरवाजे खोले, जिसका मकसद उसी प्राचीन भावना को फिर से जगाना है। और 2016 में इन प्राचीन खंडरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दे दिया गया। तो आज हमने एक ऐसे संस्थान की महाकाव्य यात्रा देखी जिसने पूरे एशिया के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया था। जाते जाते एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या मानवता कभी फिर से सार्वभौमिक ज्ञान का एक ऐसा अभयारण्य बना पाएगी जो प्राचीन नालंदा महाविहार जितना ही भव्य, विशाल और स्थायी हो? इस विचार के साथ हमारा ये ऐतिहासिक सफर यहीं समाप्त होता है। ज्ञान की इस अनवरत खोज के बारे में और जानने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।